हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। दूसरा विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला 1939 से 1945 तक और इस वॉर में जो फोर्सेस आमने सामने थी वो थी एलाइड फोर्सेस, जिनको की लीड कर रहे थे यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, और दूसरी तरफ थी एक्सिस पावर्स, जिनको की लीड कर रहे थे जर्मनी, इटली और जापान, जिसमें कि एलाइड फोर्सेस ने एक्सिस पावर्स को हराया और इसके साथ ही 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो गया। यानी वर्ल्ड वॉर 2 चला 6 साल 1939 से लेकर 1945 तक। Before we move further, let me tell you something. Please watch this video till the end patiently, and if you are new on my channel, please subscribe. Thank you so much if you have already done it. वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने पर जो सबसे ताकतवर शक्तियां थी उनमें थी यूएस, यूएसएसआर, और इनमें ये जो दोनों ही शक्तियां थी वो उनको ये साबित करना था कि हम में ज्यादा ताकतवर, ज्यादा शक्तिशाली कौन है। दोनों ही शक्तियां, दोनों ही ताकतें अपनी ताकत के शो ऑफ में लग गई, लेकिन ये दोनों ही देश ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अभी अभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होकर चुका है और पहले ही अनगिनत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी अगर ये दोनों देश एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़े तो उसका रिजल्ट इतना खतरनाक होगा जिसको कि इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। इतनी सारी जाने जाती जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। तो दोनों ही ताकतें एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो दोनों एक दूसरे को ये साबित करने में लग गई कि उन दोनों में ज्यादा बड़ी ताकत कौन सी है। ये दोनों ही ताकतें यूएस और यूएसएसआर पूरी दुनिया को अपनी तरफ करने में लग गए और दूसरे छोटे देशों पर दबाव डालने लगे या दूसरे देशों पर दबाव डालने लगे कि वो उनकी तरफ शामिल हो जाए। और इन छोटी कंट्रीज को जो कि यूएस और यूएसएसआर के साथ शामिल होते जा रहे थे उन्हें एलाइज कहा जाता था। ये दोनों ही ग्रेट पावर्स अपनी एलाइज का नंबर बढ़ाने में इसलिए लगे ताकि वो अपनी ताकत का दायरा बढ़ाते जाए। ताकत का दायरा बढ़ाने का जो एक बड़ा मकसद था वो ये था कि अगर विरोधी ताकत या विरोधी देश उन पर अटैक करते तो इन दोनों ही देशों के पास इतनी ताकत हो, इतने रिसोर्सेज हो कि वो आसानी से अटैक का जवाब दे सके और ये साबित कर सके कि वो वही सबसे ऊपर है, वही सबसे बड़े हैं। तो कोल्ड वॉर के इस वक्त को एरा ऑफ बाइपोलैरिटी भी कहा जाता है। कोल्ड वॉर के दौरान लगभग पूरी दुनिया को 2 ब्लॉक्स में बांट दिया गया। ये पूरी दुनिया 2 ब्लॉक्स में लगभग बट गई और इस दौरान यूएस और यूएसएसआर अपनी दुश्मनी की चरम सीमा पर थी। उनकी राइवलरी बहुत ज्यादा थी। ये जो वॉर थी ये थी आर्म्स रेस की और आइडियोलॉजी की। ये दोनों ही देश बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते थे और जानते थे कि शूटिंग वॉर की तरफ बढ़ना या फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ना दुनिया को एक बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा। तो इस तरह से दोनों ने ही डिटरेंस के लॉजिक को फॉलो किया और वर्ल्ड वॉर होना टल गया। और अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट हेडिंग में, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। मेरे साथ बने रहिएगा, जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत एक बहुत ही बड़ी ताकत बन गया। सोवियत यूनियन उस वक्त की यूएस के बाद की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। उसके पास जबरदस्त कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था। बहुत बड़े एनर्जी रिसोर्सेज थे जिसमें शामिल थे, ध्यान से सुनिएगा, ऑयल, आयरन एंड स्टील मशीनरी प्रोडक्शन, और एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर था जो कि दूर दराज के इलाकों को भी कनेक्ट करता था। उसके पास एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी जो कि पिन्स से लेकर कार्स तक सब कुछ प्रोड्यूस करती थी। उसकी लेकिन एक बात थी कि उसकी क्वालिटी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज से मैच नहीं कर पाती थी। सोवियत यूनियन ने अपने सिटीजन्स के लिए लगभग सब कुछ मुहैया करा रखा था। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उन्होंने इंश्योर किया हुआ था।
हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। बेरोजगारी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और स्टेट ओनरशिप जो थी वो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप होती थी और लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स को कंट्रोल करता था और उनको ओन करता था जो वो था सिर्फ स्टेट। इतनी सारी चीजों के बाद भी ऐसा क्या था कि लोग अपनी गवर्नमेंट के सिस्टम से और अपनी गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे, खुश नहीं थे। ऐसा क्या था कि एक के बाद एक 15 के 15 रिपब्लिक्स जो कि सोवियत यूनियन के मेंबर्स थे अचानक से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गए और सोवियत यूनियन से अलग होना शुरू हो गए। आइए देखते हैं कि इसका रीजन क्या था। सोवियत सिस्टम इन सारी खूबियों के बाद भी बहुत ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टेट का डिसीजन फाइनल डिसीजन हुआ करता था और लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं थी, जिससे कि लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। डेमोक्रेसी का ना होना और फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी ना होना लोगों को बहुत परेशान करता था और अक्सर ही वहां के लोग बहुत सफोकेशन महसूस किया करते थे। वहां पर वन पार्टी सिस्टम था जिसमें कि रूल करती थी सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन और इस कम्युनिस्ट पार्टी का सारे ही इंस्टीट्यूशंस पर बहुत टाइट कंट्रोल था और गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले वो लोगों के लिए अनअकाउंटेबल होती थी। उन्हें कभी भी अपने किसी भी किए हुए काम का जवाब लोगों को नहीं देना पड़ता था और साथ ही हम देखते हैं कि कागजों पर तो सोवियत यूनियन में 15 रिपब्लिक्स थे, लेकिन उन सभी के ऊपर उन सभी को जो डोमिनेट करता था वो था रशिया, जिसे कि दूसरी कंट्रीज को बड़ा बुरा महसूस होता था। जो दूसरे रिपब्लिक्स थे उन्हें नेग्लेक्टेड महसूस होता था, अलग थलग महसूस होता था। आर्म्स रेस के मामले में टाइम टू टाइम सोवियत यूनियन यूएस को टक्कर देता था, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सोवियत यूनियन यूएस से पीछे रह गया और वो अपने लोगों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपेक्षाओं पर, उनकी एस्पिरेशंस पर खरा नहीं उतर पाया। सोवियत यूनियन के सिटीजन्स इन सब कमियों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे, लेकिन बस उनके खिलाफ अपनी आवाज वो नहीं उठा पाते थे और इसकी वजह से अब वो ऐसे मौके की तलाश में थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो इस अथॉरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से छुटकारा पाए, इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाए। आइए दूसरी हेडिंग की तरफ चलते हैं, गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। मिखाइल गॉर्बाचेव जो कि 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बन गए थे, उन्होंने फैसला किया कि सोवियत यूनियन में रिफॉर्म्स लाए जाएं। ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा मत। He introduced economic and political reform policies of perestroika, restructuring and glasnost, that is openness, but later his policies were criticized. A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. The people did not want the old style rule of the Communist Party and wanted freedom. यूएसएसआर के जो 3 मेजर रिपब्लिक्स रशिया, यूक्रेन और बेलारस थे, उन्होंने 1991 में डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया है। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? द नेक्स्ट हेडिंग। There are several reasons which led to the collapse of the Soviet Union. Please listen to me. These were the internal weakness of Soviet political and economic institutions failed to meet the aspirations of the people. The economy of the Soviet Union became stagnant. वो स्थिर हो गई थी, बढ़ नहीं रही थी इकोनॉमी। The Soviet economy used much of its resources in maintaining nuclear and military arsenal. हथियारों की बढ़ोतरी में लग गए थे सारा पैसा, क्योंकि लोगों की भलाई में लगना था, वो हथियारों की बढ़ोतरी में, आर्सेनल की बढ़ोतरी में उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। The Soviet Union too became stagnant due to rampant corruption.
an unwillingness to allow more openness in government, and the centralization of authority in a vast land. Please listen. A section of the society were not happy with the reforms of Gorbachev, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि जो रिफॉर्म्स गोर्बाचेव ने शुरू किए थे उनकी जो स्पीड है वो बहुत हल्की बहुत धीरे बढ़ रही है. Another reason for the collapse of USSR was the rise of nationalism and the desire of sovereignty within various republics, including Russia and the Baltic republics. आइए अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं. Consequences of disintegration. There are many consequences of the disintegration of the USSR. They are as follows. मेरे साथ बने रहिए. It led to the end of the Cold War confrontations. There was no dispute of socialist ideology and capitalist ideology. Power relations in world politics changed, and thus it led to change in the relative influence of ideas and institutions. The US became the sole superpower, which also backed the capitalist economy, making it the dominant economic system where internationally. Please listen. The end of the Soviet bloc paved way for the emergence of many new countries. All these countries had their own independent aspirations and choices. The international system saw many new players emerge, each with its own identity, interests, and economic and political difficulties. Next, and very important heading or topic, shock therapy in post-communist regimes. The model of transition in Russia, Central Asia, and East Europe from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system, which was influenced by the World Bank and the IMF, came to be known as shock therapy. This process of transition was due to the collapse of what? Communism. There was a need to make a total shift to a capitalist economy, which meant rooting out completely any structures evolved during the Soviet period. Shock therapy also involved a drastic change in the external orientation of these countries. It involved a breakup of the existing trade alliances among the countries of the Soviet bloc. ध्यान से सुनिए, जाइएगा मत. Very important. Consequences of shock therapy. Shock therapy के परिणाम, उसके after effects. The shock therapy brought ruin to the economies and disaster upon the people of the entire region. The value of the Russian currency ruble declined dramatically. People lost all their savings due to high rate of महंगाई, inflation. The government withdrew subsidies which pushed large sections of the people into poverty. The middle classes were pushed to the periphery of the society. The construction of the democratic institutions was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation. Most of these economies, especially Russia, started reviving when in 2000, 10 साल के बाद, 10 years after their independence. The reason for the revival was the export of natural resources like oil, natural gas, and minerals. Now let's move to the next heading, tensions and conflicts in former Soviet republics. There were tensions and conflicts in most of the former Soviet republics, and many have had civil wars and insurgencies. In Russia, two republics, Chechnya and Dagestan, have had violent secessionist movements. Tajikistan witnessed a civil war for almost कितने साल के लिए? 10 साल के लिए. 10 years. कब तक चली? 2001, 2001. The region had many sectarian conflicts. Central Asia too became a zone of competition between outside powers and oil companies.
Czechoslovakia was divided into two, Czechs and the Slovaks, thus forming independent countries. Yugoslavia broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia, and Bosnia and Herzegovina declaring independence. Now, next heading, India and post-communist countries. Please listen to this, very important. India maintained a cordial relationship with the post-communist countries, and the strongest relation was with Russia. Indo-Russian relation is an important aspect of India's foreign policy. Both the countries share a vision of multipolar world order. Please listen to this. India got benefits from Russia over issues like Kashmir, energy, India got benefits from Russia over issues like Kashmir, energy supplies, access to Central Asia, balancing its relation with China. Russia stands to benefit from this relationship because India is the second largest arms market for Russia. Both the countries have collaborated over many scientific projects. Aadha Hindi, Aadha English. Did you enjoy? If yes, please like this video and share it with your companions, and don't forget to subscribe.